नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में कराए जाएंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को, आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 40 दिन लगेंगे। तो पहले चरण की बात करें तो पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को कराया जाएगा। वहीं दूसरे चरण का चुनाव की बात करें तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होगा। तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को कराए जाएंगे। तो ये तीसरा चरण है। इसके बाद 13 मई को चौथे चरण के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अगर पांचवें चरण की बात करें तो इसके लिए 20 मई की तारीख तय की गई है और छठे चरण के लिए 25 मई की तारीख तय की गई है। तो ये छठे चरण है और इसके बाद 7वें चरण के चुनाव यानी आखिरी चुनाव 1 जून को संपन्न कराए जाएंगे। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. So phase 1, this will look like this. ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकेंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, Odisha would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. Fifth phase 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी। बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you. And phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और वहीं इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का शायराना अंदाज भी देखने को नजर आया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने शायराना अंदाज में पार्टियों को चेतावनी दी और साथ ही कई सारी नसीहतें भी दी।
के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है, थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो। राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है। तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। नॉट एन ऑप्शन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से रमन मिश्रा और दिल्ली से अजित हमारे साथ जुड़ गए। अजित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, 2024 के महारण का ऐलान हो चुका है, चुनावी बिगुल फूंक चुकी है, और अब जो आगे की क्या स्थिति देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल जो बताना चाहूंगा, चुनावी बिगुल बच गया है और 7 चरणों में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। 16 जून को जो अभी लोकसभा चल रही है उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है और उससे पहले नई सरकार का गठन करना है। इसी को लेकर के अब कहा जा सकता है कि महारण जो है उसका बिगुल बच गया है और 4 जून को वोटों की मतगणना की जाएगी। 7 चरण में चुनाव है, जिसमें अगर मैं बात करूं, पहले चरण का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को होगा, जिसके बाद जो अगला जो चुनाव होगा वो 26 अप्रैल को किया जाएगा। इस तरीके से बीच बीच में अलग अलग तारीखों से 7 चरण है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो 20 मई, 25 मई और आखिरी का जो 1 जून को जो 7वें चरण का चुनाव होगा। और अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 25 मई यानी 6ठे चरण में चुनाव किए जाएंगे। 7 लोकसभा सीट है और 7 लोकसभा सीट पर एक साथ दिल्ली में चुनाव किए जाएंगे। और अगर मैं उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करूं तो अलग अलग फेज में वहां पर भी चुनाव होंगे। टोटल अगर मैं बात करूं कुल 543 सीटों पर चुनाव होने हैं और इस तरीके से अलग अलग उम्मीदवार उतरे हैं और अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार का जो बिगुल है वो बच चुका है। आचार संहिता लग गई है और इस दौरान जब राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने जब वार्ता कर तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरीके से इस बार चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म और किसी को पर्सनल अटैक करने से बचना है। साथ ही विशेष तौर पर बच्चों को भी प्रचार से दूर रखना है। तो इस तरीके से कई नसीहत दी गई है। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक पार्टियां कितनी नसीहत को मानते हैं और किस तरीके से इस चुनावी रण में उतरते हैं और आमने सामने की जो लड़ाई अब चुनावी मैदान में होगी वो अब देखने वाली बात। जी रमन, अगर बात करें तो इस बार चुनावी रथों का मुकाबला कितना भारी होगा, क्योंकि इस वक्त अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो करो या मरो की स्थिति में है। बिल्कुल, जैसा कि राजनीतिक माहौल बन चुका है कि अगर इस बार मोदी सरकार नहीं हटाई गई तो अगली बार से कई दशकों के लिए यहाँ पर मोदी राज हो जाएगा, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा। ऐसे में उन्हें ये भी मैसेज दिया जा रहा है लुभाने के लिए कि अगर मोदी सरकार हटाया नहीं गया तो लोकतंत्र पर खतरा आ जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। हालांकि ये सब राजनीतिक पैंतरे हैं। आखिर सियासी विपक्ष पूरी तरीके से सियासी गठजोड़ में लगा हुआ है। इस बार वापसी के लिए जहां गठबंधन की जरूरत है वहां गठबंधन कर रहा है, जहां अकेले लड़ने की जरूरत है वहां अकेले लड़ रहा है, जाति समीकरण साध के प्रत्याशी उतार रहा है। वही वह मोदी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का पूरी तरीके से फायदा लेना चाहता है, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो और चाहे उन नीतियों को लेकर हो जो मोदी सरकार वादा करने के बावजूद पूरा नहीं कर पाई। जी, और अजित, आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस बार भी ईवीएम से ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, क्योंकि ईवीएम बैलेट पेपर को लेकर पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर होते रहे हैं।
लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। रमन, यही सवाल आपसे, क्या इस बार ईवीएम से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे? बिल्कुल, ये तो तय है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने खुद कहा है कि जितनी मशीनरीज हैं उनको लेकर तय कर लिया गया है, उनकी टेस्टिंग हो गई है, सब सेट चीजें हो गई हैं। वहीं उन्होंने जो ईवीएम में खेला होने का इल्जाम लगता है उसको लेकर उन्होंने तंज भरे लहजे में विपक्षी पार्टियों पर तंज व्यंग भी कसा था। उनका कहना था कि अगर आप इल्जाम लगाना ही चाहते हैं तो आपके मन में इल्जाम रहेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है तो इल्जाम लगाना सरासर गलत है। आपको बता दें कि ईवीएम से चुनाव होने के बावजूद 2.5 महीने तक चुनाव चलने वाला है हिंदुस्तान में। कल अधिसूचना लागू हुई है और 4 जून को नतीजे आने हैं। ऐसे में अगर ईवीएम के साथ में जहां तुरंत गिनती हो जाती है, जल्दी वोट पड़ जाते हैं, उसके बावजूद अगर देश में चुनाव के लिए 7 चरण बनाए गए हैं, तो अगर सोचिए अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होता तो किस तरीके से व्यवस्था बनती। हालांकि ये चुनाव आयोग का मामला है, लेकिन ईवीएम से चुनाव होना तय है। जी, और अजित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अजित, बात जब ईवीएम की चल रही है तो कल हमने चुनाव आयुक्त का बड़ा ही शायराना अंदाज देखने को मिला, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा तुझसे नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। बिल्कुल, मैं बात करूं अगर कल जिस तरीके से चुनाव आयुक्त जब लोकसभा चुनाव को तारीखों की घोषणा कर रहे थे तो उस दौरान कई शाराना अंदाज में अलग अलग तरीके से अपने प्रतिक्रिया दी। जहां एक और राजनीतिक पार्टियों पर तंज भी कसा तो वही नसीहत भी देते हुए नजर आए, और ये सब शायराना अंदाज में उनका जो देखने को मिला पूरी प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। क्योंकि हर बार अगर मैं बात करूं तो विशेष तौर पर लोकसभा चुनाव में जो चुनावी प्रतिक्रिया, जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है, वो जिस तरीके से देखने को मिलता है वो काफी हद तक साफ तौर पर ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये जो चुनावी प्रतिक्रिया है कई बार पर्सनल अटैक पर भी पहुंच जाता है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए विशेष रूप से चुनाव आयुक्त ने लोगों तमाम राजनीतिक पार्टियों को नसीहत देते हुए नजर आए, और इस नसीहत के दौरान शायराना अंदाज में करने के साथ अगर मैं बात करूं तो ये हर बार जो पिछले कुछ समय से जो चुनाव चले उसमें जाति धर्म और ये जो मुद्दा बड़ा अहम मुद्दा बनकर रह गया है, और यही वजह है कि इस बार साफ तौर पर चुनाव आयुक्त ने कहा कि अब अगर चुनाव लड़ना है तो धर्म और जाति के आधार पर नहीं बल्कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना है, और किसी पर ऐसा कोई पर्सनल अटैक नहीं करना बिना तथ्यों के आधार पर। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हर तरीके से चुनाव आयुक्त जो है वो चुटकी लेते हुए नजर आए सामने। जी रमन, आपके पास आना चाहूंगी। चुनाव आयुक्त की ओर से ये भी एक शायराना अंदाज में ही कहा गया कि दुश्मनी जो है जमकर करो लेकिन वापस मिले तो कोई शिकायत ना रहे। किसके लिए ये था? बिल्कुल, ये राजनीतिक पार्टियों के लिए था और नेताओं के लिए था। जो चुनाव आयुक्त ने शायराना अंदाज में बदर साहब का शेर पढ़कर कहा था कि दुश्मनी करो, लेकिन इसमें इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि कभी अगर आप दोस्त बन जाओ तो शर्म ना आए। ऐसे में आपको बता दें कि जैसे पैसा और जो शराब होती है और जो हिंसा होती है, इसको लेकर हर बार चुनाव आयोग सतर्क रहता है और उसको इन चीजों को रोकना उसके लिए चैलेंजिंग होता है। लेकिन इस बार वो 2 चीजों पर मुख्य फोकस कर रहा है। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत चीजें से बातें फैलाई जाती हैं, चाहे पार्टियों को लेकर, नेताओं को लेकर और चाहे चुनाव आयोग को लेकर। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा इस बार उन्होंने अपने उसमें रखा हुआ है, सबसे प्रायोरिटी में रखा, वो है हेट स्पीच, कि जितने भी नेता हैं वो किसी के प्राइवेट जिंदगी पर, किसी पर्सनल लाइफ पर अटैक नहीं करेंगे। जी रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही, महिला पर एसिड अटैक का मामला। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वारदात थाना सिहानी गेट क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। महिला पर एसिड अटैक किया गया है, महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात जो है थाना सिहानी गेट क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो पीड़ित महिला ई रिक्शा से घर जा रही थी और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही, थाना सिहानी गेट का बताया जा रहा है ये मामला, जहां पीड़ित महिला ई रिक्शा से घर जा रही थी और इसी दौरान
उस पर एसिड अटैक किया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी जानकारी गाजियाबाद से, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और महिला को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महिला पर एसिड अटैक किया गया है और पीड़ित महिला को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला ई रिक्शा से घर जा रही थी और तभी इसी दौरान एसिड अटैक हुआ और पुलिस जो है सूचना मिलने के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, क्या है पूरा मामला? जी जूही, दरअसल आपको बता दें, ये जो महिला है ये नंदग्राम की रहने वाली है और ये 2 साल पहले इनके पति की कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में हत्या कर दी गई थी, जिसकी ये पैरवी कर रही थी। कल ये सियानी गेट थाना क्षेत्र के पंचवटी से राशन लेकर नंदग्राम अपने घर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर 2 सवार आते हैं और हमलावर उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंककर चले जाते हैं। वहां शोर शराबा मचने के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और महिला को अस्पताल में भर्ती कराती है। भर्ती कराने के दौरान अस्पताल में जो डॉक्टर है वो बताते हैं कि इसके ऊपर एसिड अटैक किया गया है। इस पूरे मामले में महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने उसके लड़के के शिवम के द्वारा एक तहरीर प्राप्त की है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी हैं। लेकिन किसी पर कोई शक महिला की ओर से किसने किया है ये सब? महिला ने अपना बयान दिया है कि उसके पति की जो हत्या की गई थी उसमें वो पैरवी कर रही थी, तो उसको अपने जो इस मुकदमे में जो आरोपी हैं उन पर शक जताया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। हिरासत के बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि किन कारण की वजह से उन हमलावरों ने उस महिला के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंका है। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे बदमाशों से पूछताछ जारी है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उन्हीं ने वो जो गिरफ्तार जो किए गए हैं उन्होंने ही उस महिला के ऊपर एसिड अटैक किया है या कि जो इस केस से जुड़े हुए जो आरोपी है उन्होंने ये एसिड अटैक किया है। जी, कई कोशिशों के बावजूद पुलिस प्रशासन और सरकार लगातार जो है इस तरह के वारदातों पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मामले अक्सर ही देखे जाते हैं। कहाँ कमी रह जा रही है? जी, जैसे कि प्रशासन पुलिस हमेशा तो कहती है कि हम बदमाशों और लुटेरों को एनकाउंटर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में जो देखने को जो प्रकाश में आई है आपसी रंजिश देखी जा रही है। पुलिस लाख दावे कर ले, लेकिन सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं जनता को एक धोखा दिया जा रहा है। पुलिस लगातार चेकिंग भी करती है, लेकिन बदमाश आसानी से हमला करके उस महिला से वहां से निकल जाते हैं। जी प्रवीण, अगर हम जो पीड़ित महिला है उसकी बात करें, क्या हालात बताए जा रहे हैं? क्योंकि खबर ये है कि वो अस्पताल में भर्ती है, क्या उनकी हालत सही है? जी, जब महिला को गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती किया तो सीरियस हालत को देखते हुए गाजियाबाद अस्पताल से उनको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। फिलहाल महिला की जो स्थिति है उसकी सुधार है। उसके गर्दन और उसके पैरों पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया है, लेकिन महिला की फिलहाल डॉक्टर की तरफ से जो बयान आया है कि महिला की स्थिति में सुधार है। जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद में एक महिला पर एसिड अटैक किया गया है और फिलहाल उसकी हालत जो स्थिर बताई जा रही है और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस जो है मामले की छानबीन कर रही है, मामले की जो है जांच में जुटी हुई है। एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।